सीधे रुख करेंगे जम्मू का, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। पर विराजमान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान NN वोरा जी, राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान मुफ्ती साहब, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अरुण जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, देश के वरिष्ठ राजनेता और विचारक डॉक्टर करण सिंह जी, मेरे मित्र श्रीमान गुलाम नबी जी, उपस्थित प्यारे भाई और बहनों, ये कार्यक्रम गिरधारी लाल जी के नाम पर जो ट्रस्ट चल रहा है, उनके द्वारा आयोजित किया गया है और उनका ये शताब्दी वर्ष है। आमतौर पर राजनीति का दुर्भाग्य ऐसा है कि मरने के बाद बहुत ही कम राजनेता जीवित रहते हैं। कुछ ही समय में वो भुला दिए जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जो अपने कार्यकाल में जो कार्य करते हैं, जिस प्रकार का जीवन जीते हैं, जिसके कारण मृत्यु के कई वर्षों के बाद भी वो जीवित रहते हैं। और मैं मानता हूं कि गिरधारी लाल जी उसमें से एक है। मैं कल यहां आने से पूर्व देख रहा था उनके जीवन की तरफ। वे सार्वजनिक जीवन में देशभक्ति की प्रेरणा से आए थे। वे तब सार्वजनिक जीवन में आए थे जब लेना, पाना, बनना ये दूर दूर तक नजर नहीं आता था। उस समय वो सार्वजनिक जीवन में आए थे और लाहौर की धरती पर आजादी के आंदोलन के साथ अपने को जोड़ा था। विद्यार्थी काल में भी उन्होंने आजादी के लिए कुछ न कुछ करना, इस प्रबल भावना के साथ अपने आप को जोड़ दिया था। और बाद में राजनीतिक यात्रा में जीवन का अधिकतम समय उनको सत्ता में रहने का अवसर मिला है। देश में 26 बार बजट देने का सौभाग्य शायद ही 2-4 लोगों को भी मिला नहीं है। 26 बार बजट देने के पीछे की 2 बातें साफ होती हैं। एक तो राजनीतिक जीवन में स्वीकृति और स्थिरता, और दूसरी जो दायित्व मिला है उसके प्रति एक्सपर्टाइज एंड समर्पण, तभी जाकर के होता है। अदरवाइज तो लोग आते हैं, जाते हैं, बनते हैं, बदलते हैं, ये रहता है। लेकिन मूलभूत बातें जब होती हैं तभी ये संभव होता है। और आज शायद जम्मू कश्मीर में 2 या 3 पीढ़ी ऐसी होगी सार्वजनिक जीवन में जिनको जो गर्व से कहते होंगे कि मुझे गिरधारी लाल जी की उंगली पकड़ करके चलने का सौभाग्य मिला था। मेरे राजनीतिक जीवन को शेप देने का प्रारंभ
उन्हीं के हाथों से हुआ था। जैसे अभी गुलाम नबी जी बता रहे थे कि उन्होंने मुझे तैयार किया। ये भी उनकी एक सफलता है कि अपने पीछे एक ऐसे कार्यकर्ताओं की परंपरा तैयार करना जो आगे चल करके राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाएं। और इस दृष्टि से भी वे सिर्फ राजनेता नहीं, लेकिन एक सार्वजनिक जीवन में निरंतर चेतना बनाए रखने का प्रयत्न करने वाले उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने पीढ़ियों को तैयार करने की चिंता की। मैं अभी यहां आया तो मैंने पहले उनकी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी देख रहा था। एक बात मेरे मन को छू गई उस प्रदर्शनी में, और छू इसलिए गई कि आज के राजनीतिक जीवन में वो नजर नहीं आता है। मैंने उनकी राजनीतिक जीवन यात्रा के जितनी तस्वीरें देखी, उन तस्वीरों में उनके परिवार का एक भी व्यक्ति कहीं नजर नहीं आता है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना लंबे समय का सार्वजनिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, सत्ता के गलियारों में हो, देश के सभी पहले प्रधानमंत्रियों के साथ निकट संबंध रहा हो, लेकिन कहीं पर भी राजनीतिक यात्रा में एक भी तस्वीर में परिवार मुझे नजर नहीं आया। मैं कल्पना कर सकता हूं कि, और ये कठिन काम होता है, सरल नहीं होता है। अपनों की थोड़ी बहुत इच्छा रहती है, लेकिन अपने काम के समय भाई आप अपनी जगह पे, जब घर आऊंगा तब ठीक है। परिवार के जन दिखाई दिए एक tस्वीर में, कब? जब उनकी अंत्येष्टि की यात्रा की तस्वीर है, सिर्फ वहीं परिवारजन दिखाई दे रहे हैं। आज के राजनीतिक जीवन के लिए ये अपने आप में एक संदेश है। कभी कभार लोगों को लगता है कि भाई ये शताब्दी मनाना वगैरह क्या होता है। मैं मानता हूं यही सबसे बड़ा सबक होता है कि जब उनके जीवन को याद करते हैं, जो आज नजर नहीं आता है वो वहां नजर आता है, तो शायद कभी उस प्रकार से जीने की इच्छा कर जाती है, उस प्रकार से कुछ काम करने की इच्छा जग जाती है, वहीं से प्रेरणा मिल जाती है। और उस अर्थ में मैं मानता हूं कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का पालन पल पल किया होगा, हर गतिविधि में इस बात का ध्यान रखा होगा, और तब जाकर के इतने लंबे कार्यकाल में यह संभव हुआ होगा। मुझे और एक बात भी नजर आती है कि डोगरा साहब को व्यक्तियों की परख बड़ी पक्की होगी, ऐसा मुझे लगता है। जैसे उन्होंने गुलाम नबी जी को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया, तो व्यक्तियों की परख बहुत ही अच्छी रहती होगी। वो बराबर नाप लेते होंगे कि व्यक्ति ठीक है कि नहीं है। और उसका उदाहरण है उन्होंने जो दामाद चुने हैं। ये उनकी, वरना अरुण जी की विचारधारा को और उनकी राजनीतिक विचारधारा को कोई मेल नहीं था। उसके बावजूद भी कुर्सी दे न दे, बेटी तो दी। और ये भी विशेषता है
कि दामाद ससुर के कारण नहीं जाने जाते और ससुर दामाद के कारण नहीं जाने जाते। वरना इतने साल के सार्वजनिक जीवन में अरुण जी को कभी तो मन कर गया होगा कि ससुर इतने बड़ी जगह पे बैठे, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को दूर रखा और उन्होंने भी इनको दूर रखा। आप अपना भाग्य अपने खुद तय कीजिए, मेरा जिम्मा मैं निभाऊंगा। और आज तो हम जानते हैं दामादों के कारण क्या क्या बातें होती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि किस दल से थे, किस विचार से जुड़े थे, किसके नेतृत्व में काम करते थे, इसके आधार पर सार्वजनिक जीवन नहीं चलता है। और सार्वजनिक जीवन में एक अहम आवश्यकता है आज देश में, जो चिंता का विषय है, हम हमारी विरासत को बंटने न दें। कभी कभार तो हर कोई सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति अपने अपने कालखंड में अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के काम करता है, लेकिन वो जीता है देश के लिए, मरता है देश के लिए। हम जो बाद की पीढ़ी के लोग हैं, उनका काम नहीं है कि उनके लिए हम दीवार पैदा करें। हमारे लिए तो वो सभी महापुरुष हैं। उन सभी महापुरुषों ने जिसके लिए देश के लिए काम किया है, आदर और गौरव का विषय होना चाहिए। इसमें कभी छुआछूत नहीं होनी चाहिए। वे नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, कांग्रेस में थे, प्रधानमंत्री को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सवाल ये नहीं है, आना इसलिए चाहिए कि उन्होंने अपने जवानी देश के लिए खपाई थी। और इसलिए हमारी विरासतें कभी बंटनी नहीं चाहिए, किसी भी विचार में ना हो। मुझे याद है जब अटल जी की सरकार बनी, पहली बार अटल जी प्रधानमंत्री बने थे। पहली बार या शायद दूसरी, तो पहली बार 13 दिन के थे या दूसरी बार मुझे याद नहीं रहा। और उसी दिन कम्युनिस्ट पार्टी एक बहुत बड़े नेता जिनका केरल में स्वर्गवास हो गया, उस समय वो सत्ता में तो नहीं थे और अभी तो शपथ समारोह पूरा हुआ था। उसी समय अटल जी ने कहा कि आडवाणी जी आप उनके अंत्येष्टि में जाइए, उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, भारतीय जनता पार्टी के घोर विरोध करने वाली उनकी विचारधारा थी, लेकिन सरकार बनने के दूसरे ही दिन फूल मालाएं पहनने का कार्यक्रम नहीं, आडवाणी जी को वहां भेजा गया था। ये सार्वजनिक जीवन की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक जीवन में अब हम यहां मस्ती से बैठे हैं, लेकिन परसों देखना आप कैसा मुकाबला होता है। ये लोकतंत्र का सहज गुणधर्म है। हर फोरम में अपनी बात होती है, लेकिन राजनीतिक छुआछूत नहीं चलती है। देश के लिए जीने मरने वालों के लिए समान भाव होना जरूरी होता है, उनके प्रति समान सम्मान होना जरूरी होता है। और उसी के तहत डोगरा जी आज होते तो हमारा विरोध करते, शायद उनके दामाद का भी करते, लेकिन उनके जीवन को, उनके कार्य को हम गौरव के साथ देखें, उनसे कुछ सीखें, पाए और आगे बढ़े। इसी एक अपेक्षा के साथ हम सब ऐसे महापुरुषों को याद करते रहें, उनसे प्रेरणा लेते रहें। रमजान का पवित्र महीना पूर्णता पर है। बहुत बड़े उमंग और उत्साह के साथ देश और दुनिया में ईद की प्रतीक्षा हो रही है। मेरी तरफ से ईद के पावन पर्व के लिए सभी
इस परंपरा को मानने वाले महानुभावों को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपके जम्मू यूनिवर्सिटी से इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिरधारी लाल डोगरा के जन्मशती पर यहां पर संबोधित कर रहे थे, बोल रहे थे और उन्होंने यहां पर कहा कि बहुत कम राजनेता ऐसे होते हैं जो कि मरने के बाद भी जीवित रहते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद लोग जो हैं वो नेताओं को भूल जाते हैं। तमाम वो चीजें फिलहाल इस वक्त और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, जो एक लबो-लुआब देखें, ये ठीक है कि डोगरा जी की जन्मशती पर यहाँ पर बोल रहे थे, तमाम वो चीजें और तमाम उनकी जो उपलब्धियां रही, योगदान रहा, उसको याद किया गया, लेकिन जो एक उम्मीद बांधे बैठे थे वहां की आवाम पूरी, उनको ऐसा कुछ हाथ नहीं लगा। ये कहा जा रहा था जो कि हो सकता है कि किसी विशेष पैकेज का यहाँ ऐलान करे या कुछ ऐसी बात हो, कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपना भाषण यहाँ पर दिया है कि उन्होंने एक राजनीतिक परख रखने वाले जो लोग थे उनको काफी सराहा है, खास करके गिरधारी लाल डोगरा के बारे में, उनकी जीवनी पर बहुत अच्छा उन्होंने बोला है और राजनीतिक छुआछूत जो चल रही थी उसे लेकर काफी दिया है। लेकिन एक उम्मीद थी लोगों को कि प्रधानमंत्री ने ईद की बधाई तो दी, लेकिन जो पैकेज की घोषणा थी वो अभी तक नहीं हो पाई है। एक भाषण में एक उम्मीद लगाए बैठे थे लोग कि शायद प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो जम्मू कश्मीर के लिए एक पैकेज भी अनाउंस करेंगे। अपने भाषण में तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो अभी भी लोगों की उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अभी भी जम्मू में ही है और शायद भाषण के बाद जब लोगों से मिलते हैं, जो बाकी नेता हैं या मुख्यमंत्री उनके साथ बैठते हैं, तो शायद वहां पर वो कुछ अनाउंस करें। लेकिन जो उनका भाषण था, भाषण में उन्होंने अनाउंस नहीं किया है। तो एक उम्मीद अभी भी लोगों की है कि शायद अभी कुछ क्षणों के बाद जैसे वो उनके साथ बैठेंगे मंच के बाद, तो शायद उस समय करें। लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है, लेकिन जो भाषण के समय उम्मीद थी वो ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला। बिल्कुल, जो एक उम्मीद की थी यहाँ पर लोगों ने और जो एक वायदा किया गया था जब इससे पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, बाढ़ प्रभावितों से जब मुलाकात की थी, तब उनके साथ कुछ वक्त भी यहाँ पर जब बिताया था, तो उस वक्त अब लोग उसी चीज़ को यहाँ पर सोच रहे थे, एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ उनके लिए होगा। यहाँ पर एम्स की और जिस तरह से IIT की घोषणा करने की यहाँ पर बात हो रही थी, ऐसी कोई भी बात फिलहाल इस मंच से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर नहीं आए। लेकिन आगे अब क्या हम देखें? पवन, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि हो सकता है मुलाकात के दौरान या उस वक्त कुछ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम अभी और रुकेंगे, क्या अब आगे का प्लान है और क्या अब ऐसा आगे वहां पर हम देखें कि वहां से प्रधानमंत्री इस बाबत कोई घोषणा कर सकते हैं या किसी विशेष पैकेज का ऐलान कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री अपने भाषण के दौरान कोई अनाउंसमेंट करेंगे, ऐसा